वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को लेकर के चलेंगे हम लोग। और इसमें इस वीडियो में हम लोग अब बिहार प्रांत की मांग और फिर उससे आगे की चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बिहार प्रांत का गठन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार प्रांत के गठन से पहले हम लोग बिहार की मांग को पढ़ चुके हैं। तो बिहार की मांग में कैसे क्या हुआ उन चीज़ों को हम लोग देखें। अब इसके बाद देखते हैं कि बिहार प्रांत का आखिर गठन कैसे हुआ, आखिर कैसे बिहार प्रांत सामने आया, अलग कैसे अलग आया। तो ये बंगाल से अलग पृथक राज्य बनाया गया था। तो कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले बिहार प्रांत का जो गठन हुआ, इसके क्रम में 1906 में सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। पुस्तिका का प्रकाशन किया गया किसके द्वारा? तो सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा। और इस पुस्तिका में बिहार को अलग प्रांत बनाए जाने की मांग को रखा गया था। इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 1906 में राजेंद्र प्रसाद ने पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भी बिहार प्रांत को बंगाल से पृथक एक प्रांत बनाने की मांग रखी गई। इसके आगे अगर देखा जाए हम लोग तो यहाँ पर मौलाना मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम के द्वारा भी, किसके द्वारा? तो मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम के द्वारा पृथक बिहार की मांग को रखा गया। तो यहाँ सब में हम लोग देख रहे हैं कि पृथक बिहार के मांग को रखा जा रहा है। तो लगातार मांग हो रही है पृथक बिहार की। सबसे पहले क्या चीज हुआ? तो यहाँ पर 1906 में सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। 1906 में पटना में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसके आगे मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम के द्वारा भी बिहार को पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई। आगे अगर देखते हैं तो इसी क्रम में 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। क्या हुआ? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। सम्मेलन में क्या हुआ कि मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक कर नए प्रांत के प्रस्ताव रखा। क्या रखा इन्होंने? तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। और इस अधिवेशन में क्या किया गया? तो इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा बिहार को पृथक राज्य बनाने यानी बंगाल से पृथक करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा रखा गया और इसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ। बिहार में अब कांग्रेस कमेटी की सभा का क्या हो रहा है? आयोजन हुआ। कब हुआ? तो 1908 में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में? तो नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में हुआ। इस कमेटी में देखा जाए तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया? तो इसमें अब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, यानी कि कांग्रेस की कमेटी जो कि बिहार में कार्य करेगी उसका गठन किया गया और इसका अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे देखते हैं हम लोग कि 12 दिसंबर 1911 को, ये तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया। ये तो ऐसे हम लोग नॉर्मली जो हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें इस चीज को पढ़े हैं कि दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया था। तो वही चीज है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का क्या किया गया? आयोजन किया गया, जिसमें
बिहार को नए प्रांत के रूप में घोषणा की गई, यानी कि ये घोषणा की गई सम्राट के द्वारा कि बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित रूप से बंगाल से पृथक करके और एक नया राज्य बनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा सम्राट के द्वारा की गई। कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 को की गई। इसके आगे देखा जाए तो 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक विधिवत प्रांत के रूप में सामने आया। कब से? तो 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक विधिवत प्रांत के रूप में सामने आए, यानी कि 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक पृथक राज्य के रूप में सामने आया। उसका विधि के अनुसार, यानी कि जितने भी नियम कानून थे उसको बनाया गया और बिहार को एक पृथक राज्य बनाया गया और इसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। यानी कि जब 1912 में बिहार को अलग किया गया तो उसमें क्या था कि उड़ीसा भी सम्मिलित रूप से बिहार के साथ था। उसके बाद देखा जाए तो 1936 में हम लोग बोलेंगे कि उड़ीसा अलग हुआ और उसके बाद की अगर बात की जाए तो 2000 में उसमें से झारखंड अलग हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो राज्य हैं वो बाद में के बने हुए नए राज्य हैं। तो इसमें उड़ीसा भी बाद में बना है, झारखंड भी बाद में बना है और अब हमारा बिहार प्रांत बचा हुआ है। तो उस समय तत्कालीन समय में जो बिहार प्रांत बनाया गया था तो उसमें उड़ीसा और बिहार दोनों ही सम्मिलित रूप से था और इसे क्या किया गया था? तो उसे बंगाल से अलग पृथक प्रांत बनाया गया था। तो ये 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से सामने आया। इसी क्रम में देखा जाए कि जब अब पृथक राज्य बन चुका है तो उसके लिए अलग व्यवस्थाएं भी होंगी। तो इसी क्रम में देखा जाए तो 1916 में, कब? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1917 में, अब इसके 1 साल के बाद, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो जो 1912 में जब बिहार अलग प्रांत बना तो उस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कौन सा 27वां अधिवेशन कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया। तो याद रखेंगे इसको कि जब क्या हुआ कि 1912 में बिहार एक नया पृथक राज्य बना, उस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो बिहार के पटना में ही प्रारंभ किया गया। यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन उस समय बिहार के पटना में ही किया गया और ये जो अधिवेशन था ये 27वां अधिवेशन था। तो बिहार प्रांत का जब गठन हुआ तो उस समय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? 27वां अधिवेशन हुआ था और ये पटना में अधिवेशन किया गया था। इसके बाद देखा जाए तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो RN मधोलकर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर थे और महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा थे। महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा और इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो इस चीज को याद रखेंगे, क्या चीज कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया और उसमें सम्राट ने ये घोषणा की कि बंगाल से पृथक बिहार प्रांत को बनाया जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है वो विधिवत रूप से सामने आया, यानी कि एक नए प्रांत के रूप में सामने आया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1912 में जब बिहार प्रांत अलग हुआ तो कांग्रेसियों का जो अधिवेशन था वो पटना में आयोजित किया गया, यानी कि बिहार के पटना में आयोजित किया गया उसका अधिवेशन और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष जो थे वो RN मधोलकर थे, महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे।
अब देखेंगे हम लोग होम रूल आंदोलन को। होम रूल आंदोलन आखिर क्या था, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो ये क्या है, होम रूल, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अपने घर में, यानी कि अपने घर में हम खुद शासन करेंगे। स्वशासन का ये आंदोलन था, यानी कि अपने घर में हम खुद शासन करेंगे, यही होम रूल आंदोलन था। तो इसमें जैसे कि कहने का मतलब स्वशासन, यानी कि भारत में शासन करने की बात कही गई थी इसमें, तो इसलिए ये आंदोलन किया गया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1916 में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, होम रूल आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। याद रखेंगे इस नाम को, श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल का आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1916 में। और सबसे पहले होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी वो मद्रास में हुई थी। सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में हुई थी। हम लोग समझ लिए हैं कि होम रूल आखिर है क्या। तो होम रूल आंदोलन क्या था, इस चीज को समझे। तो 1916 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में। और सबसे पहला इसका जो ब्रांच खुला था तो वो कहाँ पर था, तो इसका ब्रांच सबसे पहले मद्रास में खोला गया था। आगे देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में भी एक ब्रांच खोला गया। पुणे में एक और ब्रांच खोला गया होम रूल लीग की। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बिहार में भी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी, तो 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। तो हम लोग देखते हैं कि 1916 में स्वशासन के अधिकार देने के लिए केंद्रीय विधान परिषद के 19 सदस्यों को ज्ञापन दिया गया था। 1916 में क्या करने के लिए, तो स्वशासन के अधिकार के लिए। हम लोग जैसे कि देखें होम रूल का मतलब क्या हुआ, स्वशासन हुआ, तो इसका अधिकार देने के लिए 19 विधान परिषद के 19 सदस्यों को ज्ञापन दिया गया था। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बिहार में भी होम रूल लीग की स्थापना हुई 16 दिसंबर 1916 को। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजहरुल हक थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो नवाब सरफराज हुसैन थे। नाम को याद रखना है, अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक और उपाध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन थे। मुजफ्फरपुर में भी इसका एक ब्रांच खोला गया, यानी होम रूल लीग का एक ब्रांच मुजफ्फरपुर में भी खोला गया। तो ये ब्रांच जो था इसकी स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। किसने, जनकधारी प्रसाद ने की थी। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। होम रूल लीग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में सबसे पहले मद्रास में खोला गया था इसका ब्रांच होम रूल लीग का। इसके बाद से देखा जाए तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में इसका ब्रांच खोला गया। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में इसका ब्रांच खोला गया। और बिहार में इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे, उपाध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन थे। और फिर मुजफ्फरपुर में भी इसका ब्रांच खोला गया, यानी कि बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर दो जगह देखते हैं होम रूल लीग को। तो बिहार में और उसके बाद से मुजफ्फरपुर में कौन थे, तो जनकधारी प्रसाद थे। तो पटना में अगर देखा जाए तो मौलाना मजहरुल हक और मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह को। सबसे पहले सत्याग्रह का मतलब समझते हैं। सत्याग्रह क्या है, तो सत्य प्लस आग्रह से क्या होता है, सत्याग्रह बनता है। यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, विनती करके किसी बात को मनवाना ही क्या कहा जाता है, कि सत्याग्रह कहलाता है। सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना, यानी कि हम सत्य के लिए, यानी जो भी चीज़ें सही है उसके लिए आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा झंझट नहीं होगा, उसके लिए मारपीट नहीं करेंगे, बल्कि आपसे आग्रह करेंगे कि आप उस चीज़ को पूरा कीजिए, उसके लिए हम आपके सामने विनती करेंगे। तो उसी चीज को क्या कहा गया, सत्याग्रह कहा गया है। तो ये चंपारण सत्याग्रह का मतलब हुआ कि चंपारण में इस तरह का सत्याग्रह हुआ था, उसके विषय में हम लोग देखेंगे।
चंपारण चूंकि उत्तरी बिहार में पड़ता है तो इसलिए ये बिहार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उत्तर बिहार के चंपारण जिले में 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग जो किया था वो बिहार के चंपारण में किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था भारत में, तो वो बिहार के चंपारण में किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। ध्यान रहेगा, सबसे पहला सत्याग्रह भारत में, भारत के पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा इस तरह का सत्याग्रह किया गया था। इनका ये भारत में प्रथम प्रयोग था सत्याग्रह का, और जिनमें इन्हें सफलता भी मिली। तो यहाँ पर देखेंगे कि चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम प्रयोग किया गया था, जन आंदोलन के लिए प्रथम प्रयोग किया गया था सत्याग्रह का। सत्याग्रह जो चंपारण में किया गया था तो वो किस लिए हुआ था, अब ये भी जानना। सबसे पहले जाने हम लोग सत्याग्रह क्या होता है, फिर जाने कि ये सत्याग्रह हुआ था तो चंपारण में हुआ था, कब हुआ था, किसने किया, इस चीज को जाने। अब ये देखेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों था, सत्याग्रह आखिर चंपारण में हुआ क्यों था। तो ये तीन कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? तीन कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था। अब हम लोग ये जानेंगे कि तीन कठिया प्रथा आखिर क्या है, क्या थी तीन कठिया प्रथा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक बीघा में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20 कट्ठा होता है। कितना होता है? एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो तीन कठिया प्रथा का मतलब ये था कि हर एक बीघे में, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर सभी लोग नील की खेती करेंगे। क्या था? 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर सभी लोग क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे। और नील की खेती से क्या होता था कि जमीन भी खराब होता था, उसकी उर्वरता भी कम होती थी, लोगों को मुनाफा भी नहीं होता था। उसके लिए अंग्रेज मनमाने ढंग पर उसे लेते थे, मनमाना पैसा देते थे उसके लिए। तो इस तरह से इसमें किसानों का शोषण हो रहा था। तो इसी प्रथा को तीन कठिया प्रथा कहा गया। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो तीन कठिया प्रथा के विरोध में किया गया था। अब हम लोग समझ लिए कि तीन कठिया प्रथा क्या होता है, ये चीज समझ में आ गया कि क्या होता है आखिर तीन कठिया प्रथा। अब इसके आगे देखते हैं कि 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और यहाँ पर चंपारण जिला के राजकुमार शुक्ल इस अधिवेशन में पहुंचे और वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी से अनुरोध किया, आग्रह किया कि वो चंपारण पहुंच करके वहां पर किसानों की स्थिति को जांचे, समझे और उसके लिए कुछ समाधान निकाले। इसके लिए राजकुमार शुक्ल जो थे वो महात्मा गांधी के पास पहुंचे थे। और वो कहाँ पहुंचे थे? तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था उस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल पहुंचे थे। वहां पर राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी ने चंपारण आने के लिए तैयार हुए वो, और यहाँ पर आकर के किसानों की दीन दशा को देखने के लिए सहमत हुए। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें तीन कठिया व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का निदान के लिए समिति के गठन की बात की गई। किसने समिति का गठन की बात की थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसमें क्या कहा गया कि तीन कठिया प्रथा से संबंधित जो भी समस्या है उसके निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1917 में 1916 में राजकुमार शुक्ल पहुंचे हैं महात्मा गांधी के पास में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी के पास राजकुमार शुक्ल 1916 में पहुंचे हैं और 1917 में महात्मा गांधी, अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी
पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे। 1916 में राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के पास अनुरोध करने के लिए, और 1917 में अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण गए। इसके बाद यहाँ पर जब उन्होंने अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने जब अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो उस समय बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल जो थे, उपराज्यपाल एडवर्ड गेट, इन्होंने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया। इन्होंने गांधी जी को क्या किया? वार्ता के लिए बुलाया, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी क्या कर रहे हैं? सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो इन्होंने वार्ता के लिए गांधी जी को बुलाया, और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो किसानों के कष्टों के जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों की समस्याओं की जांच के लिए एक कमेटी के गठन करने की बात रखी, यानी कि प्रस्ताव को रखा कि क्या सच में गांधी जी जो बोल रहे हैं क्या वो सही है, क्या उनके बातों में कितनी सच्चाई है। तो इस चीज की जांच करने के लिए किसने? तो तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने एक समिति का प्रस्ताव रखा, जिस समिति को किस नाम से जाना गया? तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी के नाम से जाना गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के नाम से जाना गया, और गांधी जी भी इस जांच में उसके सदस्य बने, यानी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के गांधी जी भी एक सदस्य बने। उस जांच में गांधी जी ने भी अपनी भूमिका निभाई। और इसके आगे देखा जाए तो जब इसमें जांच में ये चीज आया कि हाँ महात्मा गांधी जो बात बोल रहे हैं तो उनके बात में सच्चाई है, यहाँ पर सचमुच किसानों का शोषण किया जा रहा है और मनमाने ढंग से इनका शोषण हो रहा है, तो इस बात पर कमेटी ने अनुशंसा की और इस पर तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और तिनकठिया प्रथा को सिर्फ ऐसे बातों बातों में समाप्त नहीं किया गया, बल्कि इसको कानून बना करके उसके द्वारा इसका अंत किया गया। तिनकठिया प्रथा का कानून बना करके और उसका अंत किया गया। इसके बाद देखा जाए तो किसानों पर से लगान को भी हटा दिया गया, यानी कि टैक्स को हटा दिया गया। और उसके बाद इस नील की खेती के तहत किसानों को जितनी क्षतिपूर्ति हुई थी उसका भुगतान भी करवाया गया। तो किसानों को क्या हुआ? क्षतिपूर्ति का भुगतान भी मिला, लगान भी उनके ऊपर से खत्म कर दिया गया। और ये सब कुछ किसके वजह से संभव हो पाया? तो महात्मा गांधी के वजह से संभव हो पाया। महात्मा गांधी के इस चंपारण सत्याग्रह के वजह से संभव हो पाया था। अब इस क्रम में हम लोग आरंभिक किसान आंदोलन को देखेंगे। तो आरंभिक किसान आंदोलन की बात की जाए तो ये आरंभिक किसान आंदोलन था, किसानों के द्वारा किया गया था इसमें हम लोग देखते हैं कि जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने दरभंगा राज्य के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? तो दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। तो स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था किसे? तो किसानों को संगठित किया था। किसे? मधुबनी जिला के किसानों को संगठित किया था जून 1919 में। किसके खिलाफ? तो दरभंगा राज्य के विरुद्ध संगठित किया था। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो ये चीज पाएंगे कि आखिर दरभंगा राज्य के विरुद्ध स्वामी विद्यानंद ने किसानों को क्यों संगठित किया था? आखिर क्या कारण था कि उन्होंने संगठित किया था? तो यहाँ कारण जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किसानों से लगान वसूली के क्रम में दरभंगा राज्य के गुमास्तकार जो थे वो लोग क्या करते थे? अत्याचार करते थे। क्या करते थे? अत्याचार करते थे। तो ये जो आंदोलन था ये उनके अत्याचारों के विरोध में था। उसके बाद देखा जाए तो जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था। तो जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन में की गई। तो इस आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? किस आंदोलन की? तो आरंभिक किसान आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी कि लगान वसूली के क्रम में राज्य के गुमस्तकारों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी।
और इस आंदोलन में क्या किया गया था, तो दरभंगा राज्य के विरोध में आंदोलन किया गया था, किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। और ये कहाँ के किसान थे, तो मधुबनी जिला के किसान थे और स्वामी विद्यानंद ने इन्हें संगठित किया था। इसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो आंदोलन था अब मधुबनी से निकल करके धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर तक फैल गया। कहाँ तक फैला, तो धीरे धीरे ये पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर तक फैल गया। तो अब इन जिलों में भी हम लोग देखते हैं, बिहार के इन जिलों में भी किसान आंदोलन देखने को मिला। दरभंगा महाराज के आंदोलन, अब दरभंगा महाराज जो थे तो उनके विरोध जो आंदोलन हो रहा था, उनके विरोध में, तो उन्होंने अब इसको खत्म करने के लिए, यानी कि आंदोलन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1922 में, कब, तो 1922 में एक प्रांतीय सभा का गठन किया। और इसमें उन्होंने क्या किया कि किसानों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मान्यता दी, यानी कि अब इस किसान आंदोलन को क्या कहा कि किसानों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में इसे मान्यता दे दी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो किसान आंदोलन हुआ था वो दरभंगा राज्य के खिलाफ में हुआ था। और ये कहाँ से शुरू हुआ, तो मधुबनी जिला से प्रारंभ हुआ था 1919 में। और किसने इसको संगठित किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने इसको संगठित किया था। ये किस प्रकार का आंदोलन था, यानी कि इस आंदोलन की विशेषता क्या थी, क्यों ये आंदोलन किया गया था, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो लगान वसूल करने वाले गुमस्तकार थे तो वो लोग अत्याचार करते थे और जंगल की फलों लकड़ियों पर भी इन लोगों का अधिकार नहीं था, तो इसलिए ये आंदोलन किया गया था। धीरे धीरे ये आंदोलन आगे भी फैला और उसके बाद से देखा जाए तो बाद में इसका प्रभाव खत्म करने के लिए 1922 में प्रांतीय सभा का गठन किया गया। तो इस तरह से हम लोग आज के टॉपिक को देखें। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक भी ये चीज़ पहुंच सके। तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।